नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर रहेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इस बार दिल्ली में कुल कितने वोटर्स हैं, इनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, कितने नए वोटर्स इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस बार का चुनाव पिछले चुनावों की तुलना में कितना दिलचस्प होने वाला है, यानी दिल्ली चुनाव से जुड़ी वो तमाम जानकारी जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी। हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर भी दिल्ली से ही जुड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत पोल पोर्टल। इसकी शुरुआत को लेकर अमित शाह ने दावा किया है कि यह एक नए युग की शुरुआत होगी। इसके बाद हमारी तीसरी खबर कोरोना से जुड़ी, यानी कोरोना जैसे HMPV वायरस को लेकर रहेगी जिसका खतरा देश में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में HMPV वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लोगों को इससे पैनिक ना होने की सलाह दी है। लेकिन यह HMPV वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या क्या है और इससे बचाव के उपाय क्या, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। चौथी खबर रहेगी हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से। बर्फबारी को लेकर माहौल और मौसम कैसा, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिले हैं लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई है, जो अमूमन होता भी है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर सड़क मार्ग बाधित हुए हैं जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं तो इससे पहले हमारी रिपोर्ट जरूर देख लें ताकि आपको सही स्थिति का अनुमान हो जाए। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पांचवी खबर रहेगी चीन के तिब्बत प्रांत में मंगलवार की सुबह आए भूकंप की, जिसमें अब तक 95 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 130 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई, जिसका असर नेपाल, भूटान समेत भारत के कई राज्यों में देखने को मिला। लेकिन भारत में इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं आया। इस तरीके की खबरें सामने आती रही। इन खबरों के बाद हम आपको कनाडा की तरफ लिए चलेंगे। कनाडा से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है, जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और अब वहां नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। यहां आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो पिछले काफी समय से विवादों में चल रहे थे और कई मौकों पर भारत की आलोचना के लिए अपने ही देश में घिरते हुए भी वो नजर आए थे, खासकर खालिस्तान के मुद्दे पर। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें विस्तार से। तो अगले आधे घंटे तक बने रहे हमारे साथ। बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव की खबर के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में, यानी एक साथ 5 फरवरी को चुनाव होने और 8 फरवरी को रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 10 से 17 जनवरी रखी गई है। लेकिन इस बार दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, इनमें महिला और पुरुष वोटर्स कितने हैं और इस बार का चुनाव किन मायनों में दिलचस्प, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की इस घोषणा के बाद दिल्ली के दंगल की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। सभी 70 सीटों के लिए सिंगल फेज में 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start. It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव में धांधली पर शायराना अंदाज में जवाब दिया और चुनावी प्रक्रिया पर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो,
मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं। बता दें कि इस बार दिल्ली चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,24,858 है, जिसमें पुरुष मतदाता 83,49,645, महिला मतदाता 71,73,952 हैं, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 1,261 हैं। इनमें फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 2,08,302 है। Delhi has 70 constituencies, 58 general and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere. इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव पिछले कई मायनों में अलग दिख रहा है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी साल 2013 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में बीजेपी 32 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी और 28 सीट के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जबकि कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थीं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर जबरदस्त विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद साल 2015 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी को 67 सीट के साथ एक तरफा जीत मिली थी। वहीं बीजेपी महज 3 सीट पर सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी। साल 2015 में बम्पर जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज आम आदमी पार्टी को साल 2020 में भी बम्पर जीत मिली और 62 सीट पर कब्जा किया। वहीं बीजेपी की सीटों में थोड़ा इजाफा हुआ और 8 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला, लेकिन कांग्रेस फिर से 0 पर सिमट गई। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कांग्रेस का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया, जिसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ा। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। कि इस तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज़्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। क्या है ये 5 बहुत लकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 मई यहाँ पे 2 और 5 आया था, उसमें तो भी हम 7 सीट जीते। अब 5 फरवरी आया है तो हम इसको बहुत शुभ मानते हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए और जिन लोगों ने बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए, जिन्होंने गरीबों के 5 लाख का फ्री इलाज मोदी जी का रोक दिया, जिन लोगों ने सांसों पे आपातकाल लगा दिया, जिन लोगों ने पानी प्रदूषित दे करके हजारों लोगों की जान ले ली, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जीना दुभर कर दिया, उनको जल्दी से हटाया जाए। चुनाव आयोग जल्दी डेट घोषित करे। 5 फरवरी डेट फिक्स हो गया और इसी दिन
झूठ और लूट वाली पार्टी जो आपदा बन गई है दिल्ली के लिए, अब वो जाएगी। इस बार दिल्ली चुनाव में प्रमुख मुद्दों की बात करें तो शराब घोटाला, यमुना की सफाई, शीश महल, वोटर लिस्ट में घोटाला, महिला बुजुर्गों के लिए सम्मान राशि, शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसे लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। तो केजरीवाल का कहना है कि हमने दिल्ली के विकास के लिए काम किए हैं। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। को मजबूर और 10 साल कम नहीं थे। गुनाहगार दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं, यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का अपराध कौन? बेरोजगारी, महंगाई का दोषी कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी उतनी ही दोषी है। केंद्र शासित राज्य है। ये जो विधुड़ी जी लड़ रहे हैं वो सांसद रहे ना, केंद्र में आपकी सरकार केंद्र शासित राज्य। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, अपमान हो रहा है उनका, खामोश है। कभी विधुड़ी जी कुछ कहते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपमान करते हैं टेम्परेरी सीएम कह के, है ना। तो साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई, तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी, और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। मेरा कैंपेन देखिए मुद्दों को लेकर बहुत एग्रेसिव रहेगा। जितना गुस्सा मुझे मुद्दों को, मैं जब से गई हूँ कालका जी में देखा है, उससे ज्यादा गुस्सा लोगों में है। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी कहें, विरुद्ध लहर जो है वो आम आदमी पार्टी के कहें और भाजपा के समय चल रही है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 48 उम्मीदवार उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात करेंगे सुरक्षा एजेंसियों की मदद के लिए बनी भारत पोल पोर्टल की, जिसकी शुरुआत दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की है और दावा किया है कि इसकी शुरुआत से सुरक्षा एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय जांच में काफी मदद मिलेगी। इस दौरान अमित शाह ने आतंकवाद और इससे मिल रही फंडिंग को पूरे तरीके से नासूर बताया है। ये रिपोर्ट देखें। भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान शाह ने दावा किया कि इससे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय जांच में काफी सहयोग मिलेगा। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। एजेंसी तो बाद में भी सीबीआई ही रहेगी, परंतु इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे, ढेर सारी सूचनाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे
और सटीकता के साथ अनेक प्रकार के दुनिया के क्राइम का विश्लेषण कर हमारे यहाँ क्राइम होने से पहले इसको रोकने की संरचना भी खड़ी कर पाएंगे। मैं मानता हूं ये आने वाले दिनों में हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन को एक नए युग में ले जाने वाली पहल है और इसके लिए पूरे सीबीआई परिवार और विशेषकर सीबीआई डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। बता दें कि भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने इंटरपोल की तर्ज पर बनाया है, जिससे जांच एजेंसियों को साइबर और फाइनेंशियल समेत अन्य क्राइम में इंटरनेशनल पुलिस से तुरंत मदद मिल सकेगी। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में, जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि साल 2047 तक भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा और हर क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया। इन अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल और अलग अलग केस की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात चीन से निकले HMPV वायरस की करेंगे, जिसने एक बार फिर से देश और दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत में अब तक इसके 8 केस सामने आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आश्वस्त किया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना जैसे HMPV वायरस से निपटने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें वक्त वक्त पर करते रहें, वो आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। HMPV वायरस एक नई मेडिकल आपदा की तरह चीन में फैल रहा है, जिसके चलते चीन के कई प्रांतों के अस्पतालों में वायरस से ग्रस्त लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही भारत में भी इसके कुछ ताजा मामले सामने आए हैं। जानते हैं इस HMPV वायरस ने कब देश में पहली बार दस्तक दी। पहला मामला, कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा संक्रमित। दूसरा मामला, कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची संक्रमित। तीसरा मामला, गुजरात में 2 महीने का बच्चा संक्रमित। चौथा मामला, पश्चिम बंगाल में 5 महीने का बच्चा संक्रमित। पांचवा मामला, तमिलनाडु के चेन्नई में 2 बच्चे। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चे। ये तो हुई मामले की बात। अब जानते हैं HMPV वायरस के प्रभाव क्या हैं। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा HMPV वायरस का असर देखने को मिला। संक्रमित मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण देखने को मिले। वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हुआ। वायरस से 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अब चलिए जान लेते हैं कि HMPV वायरस के लक्षण क्या हैं। कोरोना जैसे लक्षण हैं: तेज बुखार और खांसी, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में संक्रमण, नाक बंद होना, गले में घरघराहट। संक्रमित के संपर्क में ये आने से फैलता है। अब केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में और क्या एडवाइजरी जारी की है, वो भी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी।
एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए क्या करें? खांसते या छींकते समय अपने मुंह या नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी, बुखार, छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। संक्रमित होने पर घर पर रहें, दूसरों से ना मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक आहार लें। एचएमपीवी वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया है। एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 2001 में हुई थी। कई सालों से यह वायरस विश्व भर में फैल रहा है। भारत सरकार इस वायरस पर नजर बनाए हुए है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों की डॉक्टरों ने भी वायरस को पुराना ही बताया है और किसी तरह से भी डरने की बात नहीं कही है। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि वायरस की वजह से सांस लेने में परेशानी हो सकती है, लेकिन इलाज से इसे भी ठीक किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज जो कि कल 4 जनवरी को जारी हुई थी, उसके हिसाब से कर्नाटका में बेंगलुरु में 2 केसेस एचपीएमपी वायरस के आईसीएमआर ने रूटीन सर्वेलेंस में पकड़े गए हैं। उनमें से एक है 3 महीने का बच्चा और दूसरा 8 महीने का बच्चा। जो 3 महीने का बच्चा है उसको निमोनिया सिम्टम्स थे और वो अब ठीक होके छुट्टी भी हो गया है। ये बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलुरु में ये बच्चा एडमिट था। दूसरा बच्चा भी सेम हॉस्पिटल में है और अभी वो रिकवरिंग फेज में है, ठीक हो रहा है वो बच्चा। सो एचपीएमपी वायरस जो है वो चाइना में प्रोविंस में फैला हुआ है। नए साल में नई दहशत फैलाने वाले इस पुराने वायरस को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी अपने स्वास्थ्य विभागों को वायरस के प्रति जागरूक रहने को कहा है, जिससे किसी के भी संक्रमित पाए जाने पर समय रहते इलाज किया जा सके और दूसरों में वायरस को फैलने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर है कनाडा से, जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसकी नौबत क्यों आई और अब कनाडा का अगला पीएम कौन होगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये, क्या अब कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादी कमजोर होंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर जानने के लिए आपको देखनी चाहिए हमारी ये रिपोर्ट। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत विरोधी बताए जाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और अब जल्द कनाडा को कोई नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। Comme vous savez, je suis pas quelqu'un qui recule facilement devant un combat, surtout un combat si important pour le parti et pour le pays. Mais je fais ce job parce que l'intérêt des Canadiens et le bien-être de notre pays, de notre démocratie, me tient à cœur. Et c'est devenu clair que je ne peux pas être le chef dans les prochaines élections à cause des batailles internes. अब सवाल उठता है कि जस्टिन ट्रूडो को कार्यकाल खत्म होने से पहले पीएम पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो जानकार इसके पीछे कई वजह गिनाते हैं, जिसमें सबसे अहम है ट्रूडो का अपनी पार्टी के अंदर विश्वास खोना।
ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 153 सांसद हैं और दावा किया जाता है कि आधे से ज्यादा सांसद ट्रूडो से नाराज थे। पार्टी को इस बात का डर सता रहा था कि इस बार के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि विभिन्न सर्वे रिपोर्ट बता रही हैं। बता दें कि कनाडा की संसद में सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स 2 सदन हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 170 है, जिसमें ट्रूडो की पार्टी लिबरल के पास मात्र 153 सांसद हैं। ऐसे में बहुमत जुटाने के लिए ट्रूडो सरकार ने खालिस्तान समर्थक कनाडाई सिख जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी के 25 सांसदों का समर्थन लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से एनडीपी ने समर्थन वापस ले लिया था, जिससे ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। लेकिन फिर अलगाववादी ब्लॉक क्यूबेकॉइस के 33 सांसदों ने सरकार को समर्थन दिया, जिससे ट्रूडो की सरकार बच गई। यहाँ आपको बता दें कि कनाडा के पीएम ट्रूडो लंबे समय से कई विवादों में घिरे रहे हैं। साथ ही दुनिया के कई मुल्कों से ट्रूडो के रिश्ते बेहतर नहीं कहलाते हैं। इनमें भारत और अमेरिका प्रमुख देश हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। इसके बाद नवंबर 2024 में फ्लोरिडा में ट्रूडो ने ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का मजाक किया था। इसके अलावा ट्रूडो पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए खालिस्तान को समर्थन दिया और अपने बयानों से भारत के साथ रिश्ते खराब किए। जानकार मानते हैं कि ट्रंप के बयान और भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों की वजह से जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में माहौल बना है और अब किसी नए प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब आपको लिए चलेंगे पहाड़ों की तरफ। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। इन पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हुई है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा यह दृश्य किसी बारिश का नहीं, बर्फबारी का है, जिसे एक पल देखने से आपको यह मालूम भी नहीं होगा कि यह बारिश है या बर्फबारी। लेकिन कहा जाता है ना, हालात वही जाने जो घर का वासी हो। ऐसा ही कुछ माहौल उन पहाड़ी क्षेत्रों का भी है जहां लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे मौसम के तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। पहली तस्वीर कश्मीर की है, वही कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, जहां पिछले 24 घंटों से कई इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसमें से एक सोनमर्ग और गुलमर्ग है, जहां भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे वहां 15 और 16 इंच की बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। और वहां की रफ्तार पर लगाम लग गया, जिससे मानो वहां की धड़कन थम सी गई हो। हालांकि इस धड़कन को रफ्तार देने के लिए एक तरफ जहां वाहन चालक गाड़ी के टायरों में रस्सी बांधकर गाड़ी चलाते नजर आए, वहीं पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। बता दें कि बर्फ की मोटी हुई चादर को हटाने के लिए प्रशासन लगातार अपने काम में जुटा हुआ है, जिससे वाहनों का संचालन और आवागमन सुचारू रूप से हो सके। दूसरी तस्वीर पुंछ की है, जहां चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसे हटाने का काम जारी है और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आवागमन सुचारू रूप से बहाल हो सके। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरा पहाड़ बर्फ की सफेद चादरों से ढका हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित है। तीसरी तस्वीर तमिलनाडु के पहाड़ी शहर ऊटी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सफेद रंग की परत पेड़ पौधों और पत्तियों पर जमी हुई है, जिसे देखने से एक पल आपको ये लगेगा कि मानो ये क्रिस्टल हैं, जिससे उन्हें सजाया गया हो। लेकिन ये सौंदर्य बनावटी नहीं, प्राकृतिक है, जिसे बर्फ की फाहों ने अपनी परत से सजाया है, जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और इन सभी दृश्यों के बीच सूर्य की किरणों का धरती को चूमना एक अलग ही छटा बिखेर रहा है, जो पूरी तरह प्रकृति की आगोश में समाया हुआ है।
चौथी तस्वीर हिमाचल की है, जहां शिमला सहित कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद यहां आवागमन ठप हो गया है। मौसम विभाग की माने तो यहां 7 से 10 जनवरी तक प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। बहरहाल अक्सर आपने लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि यार अगर ठंड हो और कपकपाती हुई नहीं तो ठंड का मजा नहीं आता। लेकिन इस बार जिस प्रकार की ठंड पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, उससे सिर्फ स्थानीय ही नहीं पर्यटकों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में हमने दिखाई आपको वो खबरें जो लगातार बनी हुई है सुर्खियों में। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।